हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग पटना के बारे में बात करेंगे। पटना के इन्फॉर्मेशन के बारे में, दर्शन स्थल, टूरिस्ट प्लेस, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी फ़िलहाल बिहार में जो भी टूरिस्ट प्लेस है उसके बारे में वीडियो बनाई जा रही है और काफ़ी सारा कमेंट भी मिल रहा है, लाइक्स भी मिल रहा है, जिससे पता चल रहा है कि मतलब लोगों की इसकी डिमांड है। तो चलिए अभी हम लोग पटना के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें पटना, तो पटना इतिहासों से देखा जाए तो काफ़ी चर्चित जगह रहा है और शायद आगे भी रहेगा। पटना भारत के बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित है। एक ऐतिहासिक नगर है और राज्य की राजधानी है। यह बिहार का सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, पुष्पपुरी है और कुसुमपुर था। इसकी देश की बात करें तो भारत में प्रांत बिहार, जिला पटना, जिला पाटलिपुत्र, 490 ईसा पूर्व। इसके जो संस्थापक है उदय भद्र। शासन प्रणाली की बात करें तो नगर निगम सभा जो है पटना नगर निगम। उसके बाद इसके जो भारतीय संसद है रविशंकर प्रसाद। ये क्या है तो चेंज होता रहेगा, बट अभी क्या है, अभी वीडियो बना रहे हैं, 2024 का टाइम है, हो सकता है फिर आगे चेंज हो। खैर ये लोग हैं, इनका नाम नहीं रखा जाएगा। महानगर की बात करें तो महानगर में आपके 250 किलोमीटर और महानगर 409 किलोमीटर। क्षेत्र दर्जा की बात करें तो 18 है, ऊंचाई 53 मीटर यानी 174 फीट, जनसंख्या 2011 का जो है लगभग 16,83,200। इसकी विवरण की बात करें तो पटना शहर का ऐतिहासिक महत्व है। पटना संसार के गिने चुने उन विशेष प्राचीन नगरों में से है जो अति प्राचीन काल से आज तक आबाद है। ईसा पूर्व मेगास्थनीज 350 ईसा पूर्व, 290 ईसा पूर्व ने अपने भारत भ्रमण के पश्चात लिखी अपनी पुस्तक इंडिया में इस नगर का उल्लेख किया। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र जो गंगा और उरने स्वास सोनभद्र हरियाणा वह के संगम बसा है। उस पुस्तक के आकलनों के हिसाब से प्राचीन पटना फलीबोथा 9 मील और लगभग 16 लाख की बात करते 2011 की जनगणना के अनुसार से भी अधिक आबादी वाला पटना का मुख्य शहर लगभग 15 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा है। 136 वर्ग किलोमीटर यानी कि 53 वर्ग मील के क्षेत्र, 20 लाख से अधिक लोगों के आबादी के साथ पटना शहर अपने शहरी समूह के साथ भारत में 18वां सबसे बड़ा है। प्राचीन बौद्ध और जैन तीर्थस्थल वैशाली, राजगीर या राजगिरी, नालंदा, बोधगया और पावापुरी पटना शहर के आसपास की अवस्थिति है। पटना सिखों के लिए एक अत्यंत ही पवित्र स्थल है। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ करता था। प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों सिख श्रद्धालु पटना में हरमंदिर साहब के दर्शन करने आते थे तथा माथा टेकते थे। पटना में इसके आसपास के प्राचीन भगवान शेष खंडहर नगर के ऐतिहासिक गौरव के मौन गवाह और तथा नगर की प्राचीन गरिमा को आज भी प्रदर्शित करते हैं। ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के अतिरिक्त पटना शिक्षा, वाणिज्य और चिकित्सा का एक प्रमुख केंद्र है। दीवारों से घिरा नगर का पुराना क्षेत्र पटना सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके नाम की बात करें तो पटना नाम पटन देवी एक हिंदू देवी से प्रचलित हुआ था। पटना का जो पुराना नाम था पटन देवी था और वो एक हिंदू देवी थी। एक अन्य मत के अनुसार यह नाम संस्कृत के पतन से आया, जिसका अर्थ होता है बंदरगाह। मौर्य काल के यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने इस शहर को पाली बोथरा तथा चीनी यात्री फाहियान ने पाली नफूक के नाम से संबोधित किया। यह ऐतिहासिक नगर पिछली 200 शताब्दियों से कई नाम पा चुका है। पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुसमपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद और पटना। ऐसा समझा जाता है कि वर्तमान नाम शेर शाह सूरी के समय से प्रचलित हुआ और शेर शाह ने इसका नाम पैठना रखा, जिसे शेर शाह की मृत्यु के पश्चात अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पटना कर दिया था। ऐतिहासिक नगर पिछली मेगास्थनीज ने इस शहर को फोली बोथरा तथा चीनी यात्री फाहियान ने फोली नुफ के नाम से संबोधित किया। यह ऐतिहासिक नगर पिछली 200 शताब्दियों के कई नाम पा चुका है। पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद और पटना। ऐसा समझा जाता है कि वर्तमान नाम शेर शाह सूरी के समय से प्रचलित हुआ। शेर शाह ने इसका नाम पटना रखा, जिसे शेर शाह की मृत्यु के पश्चात अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पटना कर दिया। अगर इसके इतिहास की बात करें
तो प्राचीन पटना पूर्व नाम पाटलीग्राम तथा पाटलिपुत्र सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित था। सोन नदी आज से 2000 वर्ष पूर्व अगमकुहा के आगे गंगा में मिलती थी। पाटलीग्राम में गुलाब, पाटली का फूल काफ़ी मात्रा में उपजाया जाता था। गुलाब के फूल से तरह तरह के इत्र दवा बनाकर उनका व्यापार किया जाता था, इसलिए इसका नाम पाटलीग्राम हो गया। लोक कथाओं के अनुसार राजा पत्रक को पटना का जनक कहा जाता है। उसने अपनी रानी पाटली के लिए जादू से इस नगर का निर्माण किया। इसी कारण नगर का नाम पाटलीग्राम पड़ा। पाटलिपुत्र नाम भी इसी के कारण पड़ा। संस्कृत में पुत्र का अर्थ बेटा तथा ग्राम का अर्थ गांव होता है। पुरातात्विक अनुसंधानों के अनुसार पटना का लिखित इतिहास 490 ईसा पूर्व से होता है, जब हर्यक वंश के महान शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी तथा राजगीर से बदलकर यहाँ स्थापित की। यह स्थान वैशाली के लिच्छवी से संघर्ष में उपयुक्त होने के कारण राजगिरी की अपेक्षा सामरिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह युद्ध अनेक माह तक चलने वाला था। यह भयावह युद्ध था। उसके गंगा के किनारे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण यह स्थान चुना और अपना दुर्ग स्थान कर लिया। उस समय से इस नगर का इतिहास लगातार बदलता रहा। अधिक पुराने शहर होने का गौरव दुनिया के बहुत कम नगरों को हासिल है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध अपने अंतिम दिनों में यहाँ से होकर गुजरे हुए थे। उनकी यह भविष्यवाणी थी कि नगर का भविष्य उज्जवल होगा, बाढ़ या आग के कारण नगरों को खतरा बना रहेगा। आगे चल कर के महान नंद शासकों के काल में इसका और भी विकास हुआ और इसके बाद शासकों या मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष के बाद पाटलिपुत्र भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता का केंद्र बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से अफगानिस्तान तक फैल गया। मौर्य काल के आरंभ में पाटलिपुत्र के अधिकांश राजमहल लकड़ियों से बने थे, पर सम्राट अशोक ने नगर को शिलाओं की रचना में तब्दील की। चीन के फयान ने, जो कि सन 399 से 1414 तक भारत का यात्रा पर था, अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ के शैल संरचनाओं का जीवंत वर्णन किया। मेगास्थनीज, जो कि एक यूनानी इतिहासकार और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस के एक राजदूत के नाते आया था, ने पाटलिपुत्र नगर का प्रथम लिखित विवरण दिया। उसने अपनी पुस्तक में इस शहर के विषय में यहाँ के लोगों के बारे में भी विशद विवरण दिया, जो आज भी भारतीय इतिहास के छात्रों के लिए संदर्भ में के रूप में काम आता है। शीघ्र ही पाटलिपुत्र ज्ञान का भी एक केंद्र बन गया। बाद में ज्ञान की खोज के कई चीनी यात्री यहाँ आए और उन्होंने भी यहाँ के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में बहुत कुछ लिखा। मौर्यों के पश्चात कण्व एवं शुंगों सहित अनेक शासक आए, लेकिन इस नगर का महत्व कम नहीं हुआ। इसके पश्चात नगर पर गुप्त वंश सहित कई राजवंश का राज रहा। इन राजाओं ने यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। गुप्त वंश के शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, पर लगातार होने वाले हुनों के आक्रमण एवं गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद इस नगर को वो गौरव नहीं मिल पाया जो एक समय मौर्य वंश या गुप्त वंश के समय प्राप्त था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पटना का भविष्य काफ़ी अनिश्चित रहा। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया और कई आध्यात्मिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कर डाला। इस समय के बाद पटना देश का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र नहीं रहा। मुगल काल में दिल्ली के सत्ताधारियों ने अपने नियंत्रण यहाँ बनाए रखा। इस काल में सबसे उत्कृष्ट समय तब आया जब शेरशाह सूरी ने नगर को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। उसने गंगा के तीर, और बात करें, गंगा के तीर पर एक किला बनाने की सोची। उसने बनाया कोई दुर्ग को तो अभी नहीं है, पर अफगान शैली में एक बना एक मस्जिद अभी भी है। मुगल बादशाह अकबर की सेना 1574 ईस्वी में अफगान सरगना दाऊद खान को कुचलने पटना आया। अकबर ने राज सचिव एवं आइनो अकबरी के लेखक अब्बुल फजल ने इस जगह को कागज, पत्थर तथा शीशे का संपन्न औद्योगिक केंद्र के रूप में वर्णित किया। पटना राइस के नाम से यूरोप में प्रसिद्ध चावल के विभिन्न नस्लों की गुणवत्ता का उल्लेख भी इस विवरण में मिलता है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने प्रिय पोते मोहम्मद अजीब के अनुरोध पर 1704 में शहर का नाम अजीमाबाद कर दिया गया, पर इस कालखंड के नाम से अतिरिक्त पटना में कुछ विशेष बदलाव नहीं आया। अजीम उस समय पटना का सूबेदार था। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही पटना बंगाल के नवाबों के शासनाधीन हो गया, जिन्होंने इस क्षेत्र पर भारी कर लगाया था। इसे वाणिज्यिक केंद्र बने रहने पर क्षेत्र पर भारी लगाया। पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। अंग्रेजों ने 1620 में रेशम तथा कलिकों के व्यापार के लिए यहाँ फैक्ट्री खोली,
जल्द ये सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट के व्यापार का केंद्र बन गया, जिसके कारण फ्रेंच और डच लोग से प्रतिस्पर्धा तेज हुई। बक्सर के निर्णायक युद्ध के बाद नगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया, वाणिज्य का केंद्र बना रहा। ईस्वी सन 1912 में बंगाल विभाजन के बाद पटना उड़ीसा का बिहार राजधानी बना। I.F. मुनिंग ने पटना के प्रशासनिक भवनों का निर्माण किया। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, विधानसभा भवन इत्यादि बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। कुछ लोगों को मानना है कि पटना के नए भवनों के निर्माण में हासिल हुई महारत दिल्ली के शासनिक क्षेत्र के निर्माण में बहुत कम आई। सन 1935 में उड़ीसा बिहार से अलग एक राज्य बन दिया गया। पटना राज्य की राजधानी बना रहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नगर ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नील की खेती के लिए चंपारण आंदोलन तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना की भूमिका उल्लेखनीय रही। आज़ादी के बाद पटना बिहार की राजधानी बना रहा। सन 2000 में झारखंड राज्य के अलग होने के बाद पटना बिहार की राजधानी पूर्वतः बना रहा। पटना गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर अवस्थित है, जहां पर गंगा, घाघरा, सोन, गंडक जैसी सहायक नदियों की मिलती है। पटना गंगा के दक्षिणी तथा पुनपुन उत्तरी घाट पर स्थित है। गंगा नदी नगर के साथ एक लंबी तटरेखा बनाती है। पटना का विस्तार उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम में बहुत अधिक है। नगर तीन ओर से गंगा, सोन नदी और पुनपुन नदियों से घिरा है। नगर से ठीक उत्तर हाजीपुर के पास गंडक नदी भी गंगा में आ मिलती है। हाल के दिनों में पटना शहर का विस्तार पश्चिम की ओर अधिक हुआ है और दानापुर से जा मिलता है। महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना से हाजीपुर जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है, दुनिया का सबसे लंबा सड़क पुल है। 2 लेन वाले इस प्रबलित कंक्रीट पुल की लंबाई 5575 मीटर है। गंगा पर बना दीघा सोनपुर रेल सड़क पुल पटना और सोनपुर को जोड़ता है। और इसकी राजनीति की बात करें तो बिहार सरकार की सीट के रूप में शहर में राज्य भवन सहित कई संघीय सुविधाएं हैं। गवर्नर हाउस, बिहार विधानसभा, राज्य सचिवालय जो पटना सचिवालय में स्थित है, और पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। पटना उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बिहार राज्य पर है। पटना में निचली अदालतें भी है। दीवानी मामलों के लिए लघु वाद न्यायालय है। आपराधिक मामलों के लिए संघ न्यायालय। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की कमान वाली पटना पुलिस की निगरानी बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा की जाती है। पटना जिला भारत के निचले सदन के लोकसभा के लिए 2 प्रतिनिधियों और राज्य विधानसभा के लिए 14 प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। पटना की राजधानी 8 राज्य विधानसभा क्षेत्र है, जो लोकसभा में 2 निर्वाचन क्षेत्र भारत की संसद के निचले सदन का निर्माण करते हैं। अगर बात करें यहाँ की जलवायु की, तो बिहार के अन्य भागों की तरफ पटना में भी गर्मी का तापमान उच्च रहता है। ग्रीष्म ऋतु में सीधा सूर्य ताप तथा उष्ण तरंगों के कारण असह्य स्थिति हो जाती है। गर्म हवा से बनने वाली लू का असर शहर में भी मालूम पड़ता है। देश के शेष मैदानी भागों तथा दिल्ली की अपेक्षा हालांकि यहाँ कम होता है। 4 बड़ी नदियों के समीप होने के कारण नगर में आर्द्रता सालों भर अधिक रहती है। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से आरंभ होकर जून जुलाई के महीने में चरम पर होती है। तापमान 46 डिग्री तक पहुँच जाता है। जुलाई के मध्य में मानसून की झाड़ियों से राहत पहुँचती है और वर्षा ऋतु का श्री गणेश होता है। शीत ऋतु का आरंभ छठ पूर्व के यानी नवंबर से होता है। फरवरी में वसंत का आगमन होता है तथा होली के बाद मार्च में इसके अवसान के साथ ही ऋतु चक्र पूरा हो जाता है। जनसंख्या की बात करें तो पटना जिले में 23 ब्लॉक प्रखंड अंचल है। पटना सदर फुलवारी शरीफ, संपतचक, पालीगंज, फतुहा, खुसरपुर, दानी एवा, बख्तियारपुर, बाढ़, बेलची, अधम लगोला, मुकामा, पंडारक, घोसवारी, बिहटा प्रखंड, पटना मुंगेर प्रखंड, दानापुर प्रखंड, नौबतपुर, दुल्हिन बाजार, विक्रम, मसूरी, धनरवा, पनपुन प्रखंड, ये सारी शामिल है। पटना की जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 16,83,000 है। पटना महानगर की जनसंख्या का घनत्व 1132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा स्त्री पुरुष अनुपात 882 स्त्री प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता दर पुरुषों में करें तो 87.71% तथा स्त्रियों में 81.33%। पटना में अपराध की दर अपेक्षाकृत कम है। मुख्य जेल आदर्श केंद्रीय कारा बेउर जेल है। पटना में कई भाषाएं तथा बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा है। उर्दू द्वितीय भाषा, अंग्रेजी का भी प्रयोग होता है। मागधी अथवा मगही यहाँ की स्थानीय बोली है। अन्य भाषाओं जो कि बिहार के अन्य भागों में आए लोगों की मातृभाषा में अंगिका, भोजपुरी, बजिका, मैथिली प्रमुख।
आंशिक प्रयोग में आने वाले अन्य भाषाओं में बंगाली और उड़िया का नाम लिया जा सकता है। पटना के मेमन को पटनी मेमन कहते हैं और उनकी भाषा मेमनी भाषा का एक स्वरूप है। जनजीवन दशा की बात करें तो यह शहर मगही संस्कृति का केंद्र है। उसके साथ ही मैथिल, भोजपुरी तथा बंगाली संस्कृति भी शुद्ध रूप में जीवित है। स्त्रियों का परिवार में सम्मान होता है तथा पारिवारिक निर्णय में उनकी बात भी सुनी जाती है। यद्यपि स्त्रियां अभी तक घर के कमाऊ सदस्यों में नहीं, पर उनकी दशा उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों से अच्छी है। पूर्ण भ्रूण हत्या की खबरें शायद ही सुनी जाती है, लेकिन कहीं स्त्रियों का शोषण भी होता है। शिक्षा के मामलों में स्त्रियों की तुलना में पुरुष तरजीह मिलती है। संस्कृति की बात करें तो दिवाली, दुर्गा पूजा, होली, अनंत पूजा, छठ पूजा, गंगा दशहरा, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, झूलन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, विजयदशमी, महाशिवरात्रि, ईद, क्रिसमस, छठ, सोहराई, ऐसी बहुत सारी पर्व मनाई जाती है। यहाँ की खान पान की बात करें तो जनता का मुख्य खान पान दाल, भात, रोटी और उसके साथ सब्जी, अपना अचार वगैरह है। वर्तमान में कुछ वर्षों से भोजपुरी व्यंजन लिट्टी चोखा सर्वत्र मिलने लगे। आपको पता है बिहार का जो फेमस डिशेज है लिट्टी चोखा है, और पटना में भी हर एक चौक चौराहे पे मिलते हैं। सरसों का तेल यहाँ आम बोलचाल में कड़वा तेल तथा कड़ुआ तेल कहा जाता है। पारंपरिक रूप से खाना तैयार करने में प्रयुक्त होता है खिचड़ी, जो कि चावल तथा दालों के साथ कुछ मसालों में मिलाकर पकाया जाता है। भोज व्यंजनों में काफ़ी लोकप्रिय है। खिचड़ी प्राय शनिवार को दही, पापड़, घी, अचार तथा चोखा के साथ परोसा जाता है। बिहार के खाद्य पदार्थों में लिट्टी तथा बैगन एवं टमाटर के आलू के साथ मिलाकर बनाया गया एवं चोखा भी बहुत प्रमुख है। विभिन्न प्रकार के सत्तुओं का प्रयोग इस स्थान की विशेषता है। पटना को केंद्रीय बिहार के मिष्ठानों, मीठे पकवानों के लिए भी किया जाता है। इनमें खाजा, माओ का लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, काला जामुन, केसरिया, पेड़ा, परवल की मिठाई, खूबी की लाई, चना मुर्गी तथा ठेकुआ आदि का नाम भी लिया जा सकता है। इन पकवानों का मूल इनसे संबंधित शहर है जो कि घटना के निकट है, जैसे कि सिलाव का खाजा, बाढ़ का मावे का लाई, मनेर का लड्डू, विक्रम का काला जामुन तथा केसरिया पेड़ा, बख्तियारपुर का मरकी, बिहिया की पूरी इत्यादि उल्लेखनीय है। हलवाइयों के वंशज पटना के नगरीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में बस गए हैं। यहाँ के नगर में अच्छे पकवान तथा मिठाइयाँ उपलब्ध हो जाते हैं। बंगाली मिठाइयों जो कि प्राय चाशनी में डूबे रहते हैं, यहाँ के पकवान प्राय सूखे रहते हैं। अगर ये वीडियो फॉरेन के कोई भी कंट्री में वहाँ पे देखी जा रही होगी तो आप ज़रा वहाँ से कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों का वहाँ पे प्रमुख व्यंजन क्या है। अगर वहाँ की लैंग्वेज हिंदी होगी तो अवश्य ही समझेंगे, अगर इंग्लिश होगी तो कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे देखें तो सबसे पहले लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा मीन्स, तो आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ के प्रमुख व्यंजन जो है लिट्टी चोखा है। लिट्टी चोखा बात करें तो लिट्टी जो आटे के अंदर सत्तू या मसाले डालकर आग पर सेकने से बनता है, को चोखे के साथ परोसा जाता है। चोखा उबले आलू या बैगन को गूंथने से तैयार होता है। आमिष व्यंजन भी लोकप्रिय है। मछली काफ़ी लोकप्रिय है और मुगल व्यंजन भी पटना में देखे जा सकते हैं। अभी हाल ही में कॉन्टिनेंटल खाने भी लोगों के द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। कई तरह के रोल जो कि न्यूयॉर्क में भी उपलब्ध हैं को मूल पटना ही है। विभाजन के दौरान कई मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए और बाद में अमेरिका। अपने साथ साथ वो यहाँ की संस्कृति भी लोग हैं, वे कई शाकाहारी और आमिष रोल बिहारी नाम से न्यूयॉर्क में बेचते हैं। इस स्थान के लोग खान पान के विषय में अपने बड़े दिल के कारण मशहूर हैं। अब भाई जो भी लोग अमेरिका वगैरह से वीडियो देख रहे होंगे उनको जान के बहुत हैरानी होगी कि यहाँ का जो लिट्टी चोखा है वो यहीं से सीख के गए हैं, हमारे पटना से। दर्शनीय स्थल की बात करें तो सभ्यता द्वार पटना महासागर की एक अलग पहचान है। यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान के उत्तर दिशा की ओर गंगा नदी के किनारे एक द्वार का निर्माण कराया जिसका नाम सभ्यता द्वार है। यह बलुआ पत्थर से निर्मित चाप नुमा स्मारक है। सभ्यता द्वार का मौर्य शैली वास्तुकला के साथ बनाया गया है। इसमें बिहार राज्य तथा पाटलिपुत्र की परंपरा और प्राचीन संस्कृति की महिमा दिखाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ शाम को काफ़ी पर्यटक आते हैं। पटना तारामंडल की बात करें तो पटना के इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर में स्थित है। अगम कुआं मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के काल का एक कुआं गुलजार बाग स्टेशन के पास स्थित है। पास ही स्थित एक मंदिर स्थानीय लोगों के शादी विवाह का महत्वपूर्ण स्थल है। कुम्हार की बात करते चंद्रगुप्त मौर्य
बिंदुसार तथा अशोक कालीन पाटलिपुत्र के भगवानावशेष को देखने के लिए यहाँ सबसे अच्छी जगह है। कुम्हरार परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित तथा संचालित है और सोमवार को छोड़ सभी सप्ताह के दिन 10 बजे से 4 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद बात करें किला हाउस, जिसको जलान हाउस बोलते हैं। दीवान बहादुर राधाकृष्ण जलान द्वारा शेरशाह के किले के अवशेष पर निर्मित इस भवन में हीरे जवाहरात तथा चीनी वस्तुओं का एक निजी संग्रहालय है। तख्त श्री हरमंदिर साहब की बात करें तो पटना सिक्खे के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। नौम गुरु श्री तेग बहादुर के पटना में रहने के दौरान गुरु गोविंद सिंह ने अपने बचपन के कुछ वर्ष पटना सिटी में बिताए थे। बालक गोविंद राय के बचपन का पंगुरा पालना, लोहे के 4 तीर तलवार, पादुका तथा हुक्मनामा यहाँ का गुरुद्वारे में सुरक्षित है। यहाँ स्थल सिखों के लिए अति पवित्र है। महावीर मंदिर, संकट मोचन राम भक्त हनुमान मंदिर पटना जंक्शन के ठीक बाहर बना है। न्यू मार्केट में बने मस्जिद के साथ खड़ा यह मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। गांधी मैदान वर्तमान शहर के मध्य भाग स्थित यह विशाल मैदान पटना का दिल है। जनसभाओं, सम्मेलनों तथा राजनीतिक रैलियों के अतिरिक्त यह मैदान पुस्तक मेला तथा दैनिक व्यायाम का भी केंद्र है। इसके चारों ओर अति महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें और प्रशासनिक तथा मनोरंजक केंद्र बने हैं। गोलघर की बात करें तो 1770 ईस्वी में इस क्षेत्र में आए भयंकर अकाल के बाद अनाज भंडारण के लिए बनाया गया है। यह गोलाकार इमारत अपनी खास आकृति के लिए प्रसिद्ध है। 1786 ईस्वी में जॉन गॉस्टन द्वारा निर्माण के बाद से गोलघर पटना शहर का प्रतीक चिन्ह बन गया। 2 तरफ बड़ी सीढ़ियों से ऊपर जाकर पास ही बहने वाली गंगा और इसके परिवेश का शानदार अवलोकन संभव है। गांधी संग्रहालय की बात करें तो गोलघर के सामने बनी वाकीपुर बालिका उच्च विद्यालय के बगल में महात्मा गांधी की स्मृतियों से जुड़ी चीज़ों का नायाब संग्रह देखा जा सकता है। हाल ही में इस परिसर में नव स्थापित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र भी अवलोकन योग्य है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र गांधी मैदान के पश्चिम भाग के लिए बना विज्ञान परिसर स्कूली शिक्षा में लगे बालकों के लिए ज्ञानवर्धक केंद्र है। पटना संग्रहालय की बात करें तो जादूगर के नाम से जाने वाले इस म्यूजियम में प्राचीन पटना के हिंदू तथा बौद्ध धर्म की कई निशानियां हैं। लगभग 660 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ के तने का फासिल यहाँ पर विशेष धरोहर है। ताराघर की बात करें तो संग्रहालय के पास बना इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर में बना ताराघर देश में बृहत्तम है। खुदा बख्श लाइब्रेरी अशोक राजपथ पर स्थित यह राष्ट्रीय पुस्तकालय 1891 में स्थापित हुआ था। यहाँ कुछ अति दुर्लभ मुगलकालीन पांडुलिपियाँ हैं। सदाकत आश्रम की बात करें तो देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की कर्मभूमि, संजय गांधी जैविक उद्यान, राज्यपाल के सरकारी निवास राजभवन के पीछे स्थित जैविक उद्यान शहर का फेफड़ा है। विज्ञान प्रेमियों के लिए जंतु तथा वनस्पति गवेषणा का केंद्र है। व्यायाम करने वाले तथा पिकनिक के लिए पसंदीदा स्थल है। दरभंगा हाउस की बात करें तो इसे नौलखा भवन भी कहते हैं। इसका निर्माण दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने करवाया था। गंगा तट पर अवस्थित इस प्रासाद में पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों का कार्यालय है। इसके परिसर में एक काली मंदिर भी है जहां राजा खुद अर्चना किया करते थे। उसके साथ साथ ही पत्थर की मस्जिद जहांगीर के पुत्र शाह परवेज द्वारा 1621 में निर्मित यह छोटी सी मस्जिद अशोक राजपथ पर सुल्तानगंज में स्थित है। शेर शाह की मस्जिद अफगान शैली में बनी यह मस्जिद बिहार के महान शासक शेर शाह सूरी द्वारा 1540 से 1545 के बीच बनाई गई थी। पटना में बनी यह सबसे बड़ी मस्जिद है। पादरी की हवेली की बात करें तो सन 1772 में निर्मित बिहार का प्राचीनतम चर्च बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की कड़कड़ाहटों का गवाह है। शहीद स्मारक पटना बिहार विधानसभा के सामने स्थित भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए 7 शहीदों की प्रतिमाएं है जो भारत की आज़ादी के लिए उनके बलिदान की याद दिलाता है। उसके साथ ही यातायात की बात करें तो यातायात के लिए यहाँ पे बहुत सारे साधन हैं। ऐसे बोले तो यातायात के लिए स्थानीय परिवहन की बात करें तो पटना शहर का सार्वजनिक यातायात मुख्यतः सिटी बसों, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा पर आश्रित है। लगभग 30 किलोमीटर लंबे और 5 किलोमीटर चौड़े राज्य की राजधानी की यातायात की जरूरतें मुख्यतः ऑटो रिक्शा जिसे टेम्पो भी कहा जाता है पूरा करती है। स्थानीय भ्रमण है तो टैक्सी सेवा उपलब्ध है जो निजी मालिकों द्वारा संचालित महंगा साधन है। नगर बस सेवा कुछ इलाकों के लिए उपलब्ध है पर उनकी सेवा और समय सारणी भरोसे के लायक नहीं है। नगर की बात करें तो सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 और 19 नगर से होकर गुजरता है। राज्य की राजधानी होने से पटना बिहार के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है।
बिहार से सभी जिला मुख्यालय का झारखंड के कुछ शहरों के लिए नियमित बस सेवा यहाँ से उपलब्ध है। गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु के द्वारा पटना हाजीपुर से जुड़ा। रेल परिवहन की बात करें तो भारतीय रेल के नक्शे पर पटना एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। भारतीय रेल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त यहाँ से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, जम्मू, अमृतसर, गुवाहाटी तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध है। पटना देश के अन्य सभी महत्वपूर्ण शहरों में रेल मार्ग द्वारा जुड़ा है। पटना से जाने वाले रेल मार्ग है पटना मोकामा, पटना मुगलसराय, पटना गया। यह पूर्व रेलवे के दिल्ली हावड़ा मार्ग पर स्थित है। वर्ष 2003 में दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसके 13 वर्ष बाद 3 फरवरी 2016 से इस पर ट्रेन परिचालन शुरू किया गया। मेट्रो ट्रेन की बात करें तो वर्तमान में मेट्रो का DPR तैयार हो चुका है तथा 4-5 वर्षों में पटना जंक्शन नए बनते अंतर्राष्ट्रीय बस, हवाई अड्डा एवं उच्च न्यायालय को जोड़ती है। हवाई परिवहन की बात करें तो पटना का अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा और यह नगर से पश्चिम भाग में स्थित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित लोकनायक जयप्रकाश हवाई क्षेत्र पटना, ITA कोटा, पैट अंतर्देशीय तथा सीमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बना है। एयर इंडिया गो, एयर जेट एयर, स्पाइस जेट तथा इंडिगो की उड़ानें दिल्ली, रांची, कलकत्ता, मुंबई तथा कुछ अन्य नगरों के लिए नियमित रूप से उपलब्ध है। जल परिवहन की बात करें तो पटना शहर लगभग इलाहाबाद हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर स्थित है। गंगा नदी का प्रयोग नागरिक यातायात के लिए हाल तथा किया जाता है। इसके ऊपर पुल बन जाने के कारण इसका महत्व अब परिवहन के लिए सीमित रह गया। देश का एकमात्र राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौकायन संस्था पटना के गंगा घाट में स्थित है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो प्राचीन काल में व्यापार का केंद्र रहे इस शहर में अब निर्यात करने लायक उत्पादन ही बनते हैं। हालांकि बिहार के अन्य हिस्सों में पटना के पूर्वी पुराने भाग पटना निर्मित माल की मांग होने के कारण कुछ उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। वास्तव में ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र में पनपते वाले पारंपरिक उद्योगों का ह्रास हो गया है। इस प्रदेश को सरकार के द्वारा अनुमन्य फसल ही उगानी पड़ती है। इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। आगे चलकर इस प्रदेश में होने वाले अनेक विद्रोह के कारण भी इस प्रदेश की तरफ से सरकारी ध्यान हटता गया। इस प्रकार यह क्षेत्र अत्यंत ही पिछड़ता गया। आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम के समय होने वाले किसान आंदोलन को नक्सल आंदोलन का रूप ले लिया। इस प्रकार यह भी प्रदेश के औद्योगिक विकास के घातक हो गया तथा आगे चलकर युवाओं का पलायन कर गया। अब अगर बात करें शिक्षा की तो 60 और 70 के दशक में गौरवपूर्ण शैक्षिक दिनों के बाद स्कूली शिक्षा अब स्तरीय है। पटना के प्राय बिहार बोर्ड तथा CBSE के स्कूल है। अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज पटना का नामी कॉलेज है। इसने शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का नाम विदेशों तथा मशहूर किया। हाल ही में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को NIT का दर्जा मिला। पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय तथा नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनके शिक्षण संस्थान नगर में स्थित है। हाल ही में पटना में प्रबंधन, सूचना तकनीक, जनसंचार एवं वाणिज्य की पढ़ाई हेतु कैटलिस्ट प्रबंधन एवं आधुनिक वैश्विक उत्कृष्टता संस्थान अर्थात सीमेंस कॉलेज की स्थापना की गई, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नीति मानदंड स्थापित कर रहा है। IIT पटना तथा चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में पटना में अच्छे विकल्प है। पटना में प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के स्कूल हैं। यहाँ के स्कूल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ऑल इंडिया इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से संबंध है। यहाँ शिक्षा का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी है। 10+2, 3 या 4 प्रणाली में विद्यार्थी 10 साल की स्कूली शिक्षा के बाद हायर सेकेंडरी स्कूलों में जाते हैं, जो बिहार राज्य इंटरमीडिएट बोर्ड, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से संबंध हो सकते हैं। यहाँ वो कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य विषय ले सकते हैं। इनसे उपरांत किसी सामान्य विषय में स्नातक कोर्स या व्यावसायिक शिक्षा या आदि विधि, अभियंत्रण या चिकित्सा क्षेत्र जा सकते हैं। पटना में कई प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाएं हैं। पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में हुई थी और यह भारतीय उपमहाद्वीप तथा 7वां सबसे पुराना। पटना पूर्व में फारसी शिक्षा केंद्र रहा। आज भी यहाँ कई अच्छे शिक्षण हैं। तो ये थी आपकी बिहार के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे और जल्दी मिलते हैं आपसे कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।